नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा 2026 के मॉक टेस्ट सीरीज में। आप सभी से हमारा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाकर एग्जाम में जाइए, क्योंकि ये जो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, इससे केवल आपको मॉक टेस्ट ही बचा सकते हैं। जितनी ज्यादा आपकी एग्जाम से पहले प्रैक्टिस होगी, उतना ही फायदा आपको एग्जाम में होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम टेस्ट की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। इसमें जो आपको इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाने वाले, इंग्लिश और मैथ्स के लिए हमने अलग टीचर प्रदीप सर को रखा है, तो प्रदीप सर आपको इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाएंगे। बाकी हम करते हैं अपने हिंदी सेक्शन की शुरुआत। हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने। सूरदास के पदों में मुख्य रूप से किस पद की प्रधानता देखने को मिलती है? कौन सा रस है जो सूरदास जी के पदों में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है? वीर रस, वात्सल्य, रौद्र रस या भयानक रस? अभी हमने हिंदी की महामैराथन करी थी, जिसमें 50 क्वेश्चन थे और गद्य खंड को पूरा समाप्त किया था। उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो सूरदास के पदों में मुख्य रूप से किसकी प्रधानता देखने को मिलेगी? यहाँ पर वात्सल्य रस जो है सूरदास जी के पदों में देखने को मिलता है। थोड़ी सी डिटेलिंग भी है, जिसको आप पढ़ते जाना, इससे आपके जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होते जाएंगे। वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है? सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। श्री कृष्ण के बाल रूप और उनकी लीलाओं का अत्यंत सजीव और मर्म स्पर्शी वर्णन सूरदास जी ने किया था, इसीलिए इसी में कौन सा रस पाया जाता है? वात्सल्य रस पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता तुलसीदास के किस महाकाव्य का एक अंश है? कौन सा महाकाव्य है जिसका राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद है एक अंश है? कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस या विनय पत्रिका? राइट आंसर है यहाँ पर रामचरितमानस। बाल कांड से लिया गया। ये क्वेश्चन भी आपसे अधिकतर एग्जाम में पूछता है कि रामचरितमानस जो है किस कांड से लिया गया है? क्या आंसर दोगे आप? बाल कांड से लिया है। तीसरा क्वेश्चन। नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश के अनुसार चश्मे वाला कौन था जिसे लोग कैप्टन कहते थे? सभी ने इस कहानी को पढ़ा होगा। और वहां पर जो कैप्टन था आपका, वो कौन था? कैप्टन था वो एक रिटायर्ड फौजी था, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा फेरी वाला, नगर निगम का अध्यक्ष या एक मूर्तिकार था। तो कैप्टन जो था नेताजी का डेली चश्मा बदलने का काम करता था, और ये एक बूढ़ा मरियल और लंगड़ा जो फेरी वाला व्यक्ति था, जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, ऐसा कहानी में आपको बताया गया है। चौथा क्वेश्चन आपकी ओर आता है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखाचरित बाल गोविंद भगत में भगत जी किसकी विचारधारा और गीतों पर चलते थे? जो आपके बाल गोविंद साहब थे, किसकी विचारधारा पर चलते थे? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? कबीर दास जी। 50 में से कितने आपके सही जाते हैं, सही गलत जाते हैं? पूरा एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 50 में से मेरे इतने क्वेश्चंस सही गए हुए हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित लेखा चित्र में कबीर दास जी को साहब कहा है, और उन्हीं के पदों पर गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। निम्नलिखित में से कौन सा संधि और समास दोनों का सही उदाहरण प्रस्तुत करता है जहां वर्णों और शब्दों का मेल विशिष्ट होता है? प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है आपका? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर जो प्रति है वो क्या है? एक अवयव है, तो इसलिए कौन सा समास होगा? ये अव्ययी भाव समास होगा। फिर आपका आता है पीतांबर। पीला है, अंबर जिसका मतलब पीले कपड़े वाले कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो कौन सा समास हो गया? ये एक बहुव्रीहि समास। माता पिता, माता और पिता कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब यहां पर हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है ऑप्शंस में से जो एक संधि भी है। समास तो सभी है, संधि कौन सा हो सकता है? तो संधि यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है पीतांबर, जिसको आप बोलेंगे पीत धन अंबर, पीत धन अंबर। संधि में क्या होता है? दोनों शब्दों का आपको जो ध्वनि निकलती है, जो वर्ण निकलता है, वर्ण में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। पीत धन अंबर मतलब कौन सी संधि हो गई आपकी? दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। दीर्घ स्वर, जहां पर भी बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आता है, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ आता है, वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लखनवी अंदाज व्यंग रचना में लेखक यशपाल ने किस वर्ग पर तीखा कटाक्ष किया है? किस वर्ग पर लेखक जी ने तीखा कटाक्ष किया? कृषक वर्ग पर, पतंजलि नवाबी वर्ग पर, मजदूर या युवा पीढ़ी पर? राइट आंसर क्या होगा? सभी ने बार बार पढ़ा है चैप्टर को, तो नवाबी वर्ग पर। चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर को पढ़ते चलिए, बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, फटाफट आपके 5 से 7 मिनट में आपके चैप्टर जो है आप पढ़ लोगे और राइट आंसर इसका लगा पाओगे।
अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मतलब इसका काम क्या है? भगवान के दर्शन करना, स्वयं का कार्य स्वयं करना, या हाथ से दान देना, दूसरों की मदद की गुहार लगाना। तो जब आप खुद का काम स्वयं से करते हो तो इसे क्या बोलते हैं? लोकोक्ति कौन सी होगी यहाँ पर? अपना हाथ जगन्नाथ। 8वां क्वेश्चन, या आत्मनिर्भर होना भी से बोलते हैं। 8वां क्वेश्चन, कृतिका भाग 2 के पाठ माता का अंचल में लेखक शिव पूजन सहाय के बचपन का वास्तविक नाम क्या था? कृतिका भाग 2 के पाठ कौन सा है? ये माता का आंचल पाठ है। इसमें शिव पूजन सहाय कौन है? इसके लेखक हैं। इनके बचपन का वास्तविक नाम क्या था? भोलेनाथ, अमरनाथ, बैजनाथ या तारकेश्वर नाथ? तो राइट आंसर क्या है? तारकेश्वर नाथ इनका राइट आंसर है। असली नाम तारकेश्वर नाथ था, परंतु उनके पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे क्योंकि उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, काव्य शास्त्र के अनुसार चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो यहाँ पर दो चीजों को और जानना है हमें, दोहा, सोरठा, और तीसरी चीज आपकी क्या होगी? चौपाई। दोहा, सोरठा और चौपाई, तीनों की मात्राएं आपके एग्जाम्स में अधिकतर पूछी जाती है। तो दोहे में कितनी मात्राएं होती है? पहला और तीसरा चरण होता है। देखिए, पहला चरण, फिर कॉमा, दूसरा चरण, तीसरा चरण, कॉमा, चौथा चरण। तो पहला और तीसरा चरण जो होता है, पहला और तीसरा चरण, इसमें 13-13 मात्राएं होती है, और जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती है। अब यहाँ पर जो सोरठा होता है वो दोहे का बिल्कुल अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है? इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। इसी प्रकार जो आपका चौपाई होती है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई में 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक कहानी यह भी कि लेखिका मनु भंडारी किस विधा की रचना है? सभी को बार बार बताया, ये है क्या है? ऑटोबायोग्राफी का अंश है, मतलब ये क्या है? आत्मकथ्य है। बढ़ते साइंस के क्वेश्चंस की तरफ। पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आप लोगों को क्या करना है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चंस हो गए, आपके दर्पण वाले चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस हो गए, फोकल दूरी हो गई, आपका फोकल लेंस हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सभी फॉरेस्ट गार्ड में भी आ रहे हैं। तो इन चैप्टर्स पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब यहाँ पर यदि बात कर ले हम लोहे और कॉपर की, तो लोहा क्या होता है? कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। तो जब लोहा और CuSO4 की क्रिया होती है, जब लोहे को काय में डालेंगे? CuSO4 में, तो यहाँ पर जो SO4 है ये क्या हो जाती है? बेवफा होके कॉपर छोड़ देती है, कॉपर को दो देती है धोखा और चले जाती है फेरस के पास। तो यहाँ पर आपका बन जाता है फेरस सल्फेट, FeSO4। अब इसका क्या हुआ? यहाँ से यहाँ विस्थापन हो गया, भाग गई है, विस्थापन हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। 22वां क्वेश्चन, हमारे आमाशय में भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से स्त्रावित होता है और उसका पीएच स्तर कैसा होता है? तो आमाशय में तो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा होता है? अम्ल है तो भाई एसिड हो गया, एसिड हो गया तो आपका 7 से कम हो गया। आपको मैंने बताया था एक छोटी सी ट्रिक जिसको ध्यान रखने है कि 7 से ऊपर क्या हो जाती है? चीजें क्षार क्षार हो जाती है। यदि जैसे 7 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षार क्षार। मतलब 7 से ऊपर वाला जो पीएच होता है वो क्षार के लिए होता है, तो 7 से कम वाला किसके लिए हो गया? अम्ल के लिए हो गया। और 0 हो गया आपका जो उदासीन होते हैं उनके लिए आपका क्या हो गया? 0 हो गया। 23वां क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में एक ही धातु पाई जाती है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं मरकरी पारा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, आज के चैप्टर में आज के टेस्ट में इजी क्वेश्चन रखें। तो मरकरी पारा हो गया आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यदि अधातु पूछ ले आपसे, तो अधातु होती है आपकी ब्रोमीन। कौन सी होती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होती है अधातु होती है और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कार्बन का वह कौन सा अपर रूप है जो विद्युत का बहुत अच्छा चालक माना जाता है? तो कार्बन का एक ही अपर रूप है आपका ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का चालक होता है। अधातु होता है लेकिन विद्युत का चालक होता है। मानव शरीर में वृक्क मतलब किडनी किस जीवन प्रक्रम का मुख्य हिस्सा है? तो किडनी से हमारा होता है उत्सर्जन वाली जितनी भी क्रियाएं होती है, आपका यूरिन वगैरह पास होता है वो किडनी के थ्रू होता है। और किडनी क्या साफ करती है? देखिए, हमारे रक्त को छानकर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया को मूत्र से बाहर निकालने का कार्य करती है। उत्सर्जन तंत्र का ये हिस्सा होती है। पौधे में पाए जाने वाले 26वां क्वेश्चन है आपका, पौधों में पाए जाने वाले किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है जो पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? अब जिस भी भाई के यहाँ चने वगैरह लगाते होंगे उसे पता है कि जब बादल वगैरह ज्यादा होते हैं
तो हमारा जो चना है स्ट्रेस में आ जाता है, पत्तियां क्या होती है थोड़ी सी मुरझाने लगती है और वाइट वाइट सी होने लगती है, तो हमें डालना होता है स्ट्रेस फ्री, एक दवाई होती है उसे डालते हैं और फिर हमारा चना थोड़ा सा खिला खिला सा दिखने लगता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तनाव हार्मोन बोलते हैं, जो जिस कारण से तनाव हार्मोन पत्तियां रिलीज करती है और मुरझाने लगती है। तो ये एक अम्ल होता है जो इसके लिए उत्तरदायी होता है, उसे बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड। यह शुष्क परिस्थितियों में पत्तियों और फूलों की गिरने व मुरझाने को क्या करता है, नियंत्रित करता है। एब्सिसिक अम्ल पौधों में वृद्धि को रोकता है और कोशिका के विभाजन को धीमा करता है। ये चीज आपको याद रखना है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधों पर अपने ऐतिहासिक प्रयोग किए थे? तो ये हमारे हैं मेंडल चाचा, ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे, इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किए थे। आनुवांशिकी का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन है आपका, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा तब होता है जब वस्तु की स्थिति कहां पर है? जब वस्तु आपकी दर्पण के ध्रुव P पर और मुख्य फोकस के बीच में रखी है, मतलब P ध्रुव और फोकस इसके बीच में जब आपकी वस्तु होती है तो ये कैसी होती है, आभासी होती है, सीधी होती है और वस्तु से बड़ी होती है। जब भी यदि सीधी वस्तु होगी तो वो हमेशा आभासी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जब वस्तु उल्टी होती है तो ही वो वास्तविक होती है। 29वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है? देखिए यहाँ वास्तविक आया तो क्या आएगा, उल्टा प्रतिबिंब। तो आपका जो रेटिना होता है, जहां से आपकी आंखें देखती है, प्रकाश टकराता है, कहां टकराता है, आपके रेटिना पर। रेटिना पर जब प्रकाश टकराता है तो वस्तु का जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है, पर हमें वस्तुएं तो सीधी दिखाई देती है। ये क्यों होता है? जो हमारा माइंड होता है वो बैक में प्रोसेस करता रहता है। जैसे हमारे बहुत से ऐप होते हैं ना जो मोबाइल में बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, सेम ऐसा ही जो हमारा माइंड होता है, ये जितनी इमेज आ रही है आपको, आप जितना देख रहे हो, ये तुरंत उसे प्रोसेस करके इसे आपको इमेज को सीधा कर देता है। बड़े बड़े प्रोसेसर लगे हुए हैं हमारे अंदर, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधा कर देते हैं इमेज को। 30वां क्वेश्चन है आपका, विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है और इसे परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो परिपथ में जोड़ते हैं हम विभवांतर को मापने के लिए आपके वोल्टमीटर को, और लगाते हैं इसे पैरेलल क्रम में, मतलब समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आपके वोल्टमीटर को परिपथ में लगाया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, इसलिए हमेशा इसे परिपथ के उन दो बिंदुओं में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखना है आपको ये चीज। अब सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी सब PYPA आपके लगातार एग्जाम में पूछे गए और सिलेबस से बिल्कुल संबंधित है। हर क्वेश्चन आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लिया गया है। 31वां क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति के बाद 1804 में लागू की गई नेपोलियन संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपोलियन संहिता का जो मुख्य उद्देश्य था, वहां पर जो जन्म पर आपको विशेष अधिकार दिए जाते थे, मतलब हमारे यहाँ भी जैसे जाति प्रथा में होता था ना कि जन्म से ही आपको विशेष अधिकार मिल जाते हैं, तो वहां पर क्या किया कि जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया और सभी को कानून के समक्ष जो है समानता स्थापित की गई। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी हमारे जब 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से, तो भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ किया था? तो ये किया था इन्होंने चंपारण में 1917 में। आपसे पूछ सकते हैं 1915 में दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में चंपारण में अपना पहला आंदोलन किया। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। क्यों किया था? नील के किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनको कम करने के लिए 3 कठिया का विरोध किया था। 3 कठिया एक प्रथा है जिसका विरोध करने के लिए आपको गांधी जी ने आंदोलन किया था। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किन 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो संसाधन आपके कितने प्रकार के होते हैं? एक तो जो जीवित हो गए और एक हो गए जो अजीवित हैं, मतलब जो अजैव हैं। तो जिनमें जीवन होता है वो जैव हो गए, जिनमें जीवन नहीं होता वो अजीवित हो गए, मतलब अजैव हो गए। तो कौन कौन से संसाधन होते हैं? जैसे हम जीवन है, हमारे में जीवन है, पशुओं में जीवन है, वनस्पतियों में जीवन है, पेड़ पौधों में जीवन है, तो ये सब जीवित हो गए मतलब जैव हो गए। और निर्जीव जो हो गए वो अजैव हो गए। तो यहाँ पर जैव और अजैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर। 34वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन नाम से ही आपका प्रसिद्ध है और यहाँ पर बंगाल टाइगर देखने को मिलता है। बंगाल टाइगर केवल बंगाल में ही मिलेगा, तो राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो गया। आपके जितने भी नेशनल पार्क हैं आपको ये याद करना है। दूसरा आपका जो MP के पार्क हैं, MP में भी जितने नेशनल पार्क हो गए या अभ्यारण्य हो गए, जैव अभ्यारण्य हो गए, आपको इन सभी को याद करना है। इनसे भी क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसमें भी पूछे जा सकते हैं। बेल्जियम ने अपनी भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संभालने के लिए सत्ता की साझेदारी का कौन सा अनूठा मॉडल अपनाया? भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? वहां पर जो डच और फ्रेंच भाषी मंत्री थे दोनों बहुतायत से थे,
तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो संख्या थी उनको समान रखा, मतलब यदि 15 डच के होंगे तो 15 ही फ्रेंच के होंगे। ऐसा करके उन्होंने जो अपना देश है उसको गृह युद्ध वगैरह से बचाया था। 36वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां दी गई है? तो जो शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा कहां पे होगा आपका, यदि हम साथ साथ नहीं रहना है, देखिए 7वीं अनुसूची से संबंधित है तो आपको याद कैसे रखना है कि यदि साथ साथ रहना है, पर यहां पर तो क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, मतलब साथ साथ का अपोजिट हो गया। हम साथ साथ हैं तो हम साथ साथ नहीं है, मतलब हमारा बंटवारा हो गया। ये हो गया आपकी 7वीं अनुसूची से संबंधित। 10वीं जो आपकी अनुसूची है ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून आपका 10वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं हैं, और भाषाएं कितनी है आपकी, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 22 आपकी भाषाएं संविधान में यहां पर 8वीं अनुसूची में दी हुई है। 12वीं अनुसूची में आपका नगरपालिका है, और जो 11वीं अनुसूची है आपकी, 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। 7वीं अनुसूची में आपके दी हुई है तीनों अनुसूचियां, संघ, राज्य और संवर्ती अनुसूचियों के बारे में यहां पर बताया गया है। 37वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो राजनीतिक दलों का तो केवल एक ही काम होता है, वो होता है भैया चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ के सत्ता हासिल कर लो, सत्ता हासिल करने के बाद देख लो जन नीतियां बनाना है या नहीं बनाना है, बनाना है बना लेते हैं। तो सरकार क्या काम करती है, आपके जो राजनीतिक दल है चुनाव लड़ते हैं, सत्ता हासिल करते हैं और जन लोगों के लिए नीतियां बनाने का काम करते हैं। किसी देश के विकास को मापने के लिए यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा मानव विकास सूचकांक किन मानदंडों पर आधारित होता है? तो जो यूएनडीपी होता है वो बोलता है कि हम लोग देखेंगे जीवन प्रत्याशा, मतलब जीवन जीने की कितनी इच्छा है वहां के लोगों में, भारत में तो बहुत ज्यादा है। शैक्षिक स्तर कैसा है, सभी को शिक्षा प्राप्त हो रही है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय तो बाप रे बाप बहुत ज्यादा है, मतलब लोग भर भर के पैसा छाप रहे हैं यहाँ पे। बेरोजगार तो कोई नहीं है, बेरोजगार तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते यदि अपनी आंखें बंद कर लो तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पर बी हो गया। 39वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है जो सर्वाधिक रोजगार व जीडीपी में योगदान दे रहा है? तो प्राथमिक जो क्षेत्र है आपका कृषि, अधिकतर लोग हमारे देश में क्या करते हैं, कृषि करते हैं। द्वितीय क्षेत्र हो गए आपके उद्योग। तृतीय क्षेत्र हो गया आपका सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर मतलब आपका सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। और जो आपका चतुर्थ क्षेत्र हो गया ये अनुसंधान से संबंधित है, अनुसंधान हो गया आपका, मतलब क्या क्या रिसर्च हो रही है। फिर विकास कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रही है, तो विकास से संबंधित भी जो हो गया आपका चतुर्थ क्षेत्र हो गया। 40वां क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण के इस दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेश में किए जाने वाले निवेश को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। अब चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चनों की तरफ। इंग्लिश के भी बड़े इजी क्वेश्चन है और हम आपके लिए इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चन करके एक सीरीज लाने वाले हैं जो आपके एग्जाम तक चलेगी। तो यहाँ पर आपका जो है इंग्लिश का सारा डर खत्म हो जाएगा। आपके इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके पूरे एक ही वीडियो में, 1 से 2 वीडियो में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, जिसमें से एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। तो प्रदीप सर आपको इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, तो वो शुरू करेंगे अब आगे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम आपको एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की तैयारी करवा रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे यहां पर क्वेश्चंस आते हैं। आज से आपको इंग्लिश और मैथ्स के भी क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पर मिल जाएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनकी तैयारी करके आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड what did Lang to compare the large raindrops when they first started falling? मतलब पहली बार जब बारिश की बूंदें गिरी थी तो उसको कैसे कंपेयर किया गया था? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो न्यू कॉइन्स होगा, मतलब उसको नए सिक्कों की तरह देखा गया था कि नए सिक्के आ रहे हैं। मतलब और जो बिग कॉइन्स से बिग ड्रॉप्स जो थी उसको 10 सेंट पीसेस और स्मॉल को जो क्या कहा गया था 5 सेंट पीसेस कहा गया था। कारण क्या था उसने ऐसा कहा? उसकी जो फसल थी उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए जब बारिश हुई तो उसने इसकी तुलना जो है वो पैसों से की। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, इन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? तो जो कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ थी वो क्या था? इट्स रिच मिनरल्स एंड जेम्स, इट्स गोल्ड रिजर्व्स, इट्स पीपल हु आर फाइनर एंड ट्रूअर देन डायमंड्स,
इट्स मिलिट्री पावर। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग जो कंट्री अफ्रीका के जो लोग थे वो उसकी ट्रू वेल्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रॉबर्ट्स फ्रॉस्ट्स पोएम फायर एंड आइस, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन रिलेशन टू ह्यूमन इमोशन। आइस का क्या मतलब था इसमें? तो जो आइस का मतलब था वो हेट्रेट एंड इनडिफरेंस था। आइस का मतलब क्या था? हेट्रेट एंड इनडिफरेंस। फायर्स का मीनिंग क्या था? तो यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे फायर जो था, फायर एलिमेंट, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा था? डिजायर एंड लस्ट को, मतलब जो इंसान की चाह है, इच्छाएं हैं उसे। जबकि आइस जो था वो किसे सिंबलाइज कर रहा था? कोल्ड हेट्रेड, कोल्ड हार्टेड हेट्रेड मतलब नफरत को, रिजिडिटी कठोरता को, इनडिफरेंस मतलब उसको किसी भी चीजों से फर्क न पड़ना, इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा था आइस सिंबल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ स्टोरी मिडनाइट द मिडनाइट विजिटर इन द सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसके राइटर कौन थे? द मिडनाइट विजिटर, इस स्टोरी के राइटर कौन थे? तो इसके राइटर थे रॉबर्ट आर्थर, ये इसके राइटर थे। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द मिडनाइट विजिटर इज अ विटी स्पाई स्टोरी, मतलब एक चालाक जासूस की कहानी है, फीचरिंग अ क्लीवर सीक्रेट एजेंट, जो एक चालाक सीक्रेट एजेंट था। नाम क्या था इसका? नाम था ओसाबेल। रिटन ब्यूटीफुली बाय रॉबर्ट आर्थर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म। चलिए यहाँ पे ग्रामर आ गई। क्या है सेंटेंस? बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव द पेशेंट। अब इसके बाद हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है? डाइड, हैज डाइड, हैड डाइड, वाज डाइंग। पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं। बाय द टाइम ये सिंस जैसा मीनिंग देता है। बाय द टाइम का मीनिंग सिंस जैसा ही होता है। द डॉक्टर अराइव मतलब डॉक्टर आया था। द पेशेंट, अब पेशेंट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हैड डाइड होगा। अब ये क्या रीजन है? जनरली यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लगा है। पास्ट परफेक्ट टेंस दो पास्ट के एक्शंस का कंपैरिजन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्शन पहले होगा वो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा और सेकंड वाला जो एक्शन होगा वो पास्ट सिंपल टेंस में होगा। यहाँ पर हमें पास्ट सिंपल टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो सेकंड होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होगा, इसलिए हमारा आंसर हैड डाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। वी ब्लैंक रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स एंड टीचर्स। अब देखिए, एल्डर्स को, टीचर्स को, देश को, इन चीजों को यदि रिस्पेक्ट करने की बात आ जाए तो आंख बंद करके ऑट टू लगा देना, यही सही आंसर है। ऑट टू इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे और कहाँ का यूज होता है, तो ऑट टू का जो यूज है वो ऑब्लिगेशन के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन, सोशल ड्यूटी मतलब जो हमारे सामाजिक दायित्व हैं, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मतलब कोई चीज बिल्कुल करनी है, तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, इंडियन फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस होती हैं, तो यहाँ पर ऑट टू का यूज हो जाएगा। और जहां पर भी मॉरल ड्यूटी हो, जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट वगैरह करना, यहाँ पे तो ऑट टू लगा ही दिया कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिटर्मिनर। देयर इज ब्लैंक मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल, इट इज बेयरली इनफ फॉर द बेबी मतलब वो जो दूध बचा था ना बॉटल में वो मुश्किल से ही पर्याप्त था उस बेबी के लिए, मतलब उसके लिए प्रॉपर उतने अमाउंट में नहीं था, तो इसका मतलब दूध कम था। नेगेटिव सेंस आ रहा है सेंटेंस से, और यदि नेगेटिव सेंस आ रहा है तो यहाँ पर हम लिटिल का यूज करेंगे, क्योंकि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है और मिल्क अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल चीजें कौन सी होती है? जिनको केजी, लीटर, मीटर इनमें मेजर किया जाता है या दूसरी कोई सी भी यूनिट्स में मेजर किया जाए, वो सारी अनकाउंटेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज यहाँ बता दूं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, हमारे ऊपर है कि कैसे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी what was the actual reason for Tricky's
इलनेस मतलब ट्रिकीज जो था उसकी इलनेस का क्या कारण था, तो इसकी जो इलनेस का कारण था वो ऑप्शन नंबर सी है, ओवर फीडिंग एंड कंप्लीट लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब ज्यादा खिलाया जाना और जो फिजिकल एक्सरसाइज थी उसको नहीं करना, उसमें कमी। ट्रिकीज रिच मिस्ट्रेस मिस्टर पम्फ्री pampered the dog excessively with cream cakes chocolates and heavy meals without any physical exercise, मतलब उसको बहुत ज्यादा देखभाल करती थी और एक्सट्रीम अमाउंट में क्या खिलाया गया, केक चॉकलेट हेवी मील्स विदाउट एनी फिजिकल एक्सरसाइज, और फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं की, जिसके कारण वो लिस्टलेस हो गया, मतलब आलसी हो गया, एंड बोल्टेड। ठीक है, तो ये इसका रीजन था, ओवर फीडिंग ही इसका रीजन था। क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब देखिए सारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ईच ही बना हुआ है, यहाँ पर भी ईच है, सेकंड क्वेश्चन में भी ईच है, थर्ड में भी ईच है और फोर्थ में भी ईच ही है। तो जब भी ईच से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो है वो सिंगुलर ही रहेगी। और फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे हैव का यूज हुआ है जो कि प्लूरल है, यहाँ पर भी हैव जो है वो प्लूरल के लिए आता है, आर भी प्लूरल के लिए आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। साथ में एक और चीज, ईच ऑफ, ऑफ जो होता है वो सिलेक्शन का काम भी करता है, और जब ये सिलेक्शन के लिए आता है तो इसके बाद जो है हमेशा प्लूरल नाउन का ही यूज होगा। ऑफ के बाद जनरली प्लूरल नाउन का यूज होता है क्योंकि सिलेक्शन के साथ छांटने का काम करता है, यहाँ पे ये छांटने का काम कर रहा है। तो छांटने का काम जब भी करेगा तो हमेशा एक से ज्यादा में से छांटा जाता है। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है कि स्टूडेंट्स में से हर एक, मतलब एक एक करके बात करता है। ईच, इधर, ये और एवरी, ये जो है वो एक एक करके बात करते हैं। इधर का मतलब दो में से कोई एक होता है, तो ये भी एक के लिए बात करता है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। ईच भी यहाँ पे एक एक के लिए बात करता है, भले ही 10 लोग सामने हो लेकिन उनमें से हर एक की बात करेगा, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, while writing a formal letter to an editor where should the sender's address ideally be placed, मतलब सेंडर्स का एड्रेस कहाँ होगा, तो टॉप लेफ्ट पे होता है हमेशा, एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ब्लॉक फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स, मतलब फॉर्मल लेटर्स को लिखने का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो सेंडर्स एड्रेस है वो हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा, फॉलोड बाय डेट एंड देन रिसीवर्स डेसिग्नेशन, मतलब उसके बाद डेट आएगी और फिर जो रिसीवर्स है उसका एड्रेस वगैरह आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, तो जहां x और y अभाज्य संख्या है तो HCF क्या होगा। अब HCF निकालना है हमें, तो HCF निकालने के लिए हमें मिनिमम पावर्स लेना होती है, तो x की मिनिमम पावर यहाँ पे क्या है x और y की मिनिमम पावर y स्क्वायर, तो हमारा जो HCF होगा, HCF क्या हो जाएगा हमारा x y स्क्वायर, तो हमारा सही आंसर x y स्क्वायर होगा। साथ में LCM भी देख लेते हैं, तो LCM होती है मैक्सिमम पावर्स, तो x की मैक्सिमम पावर्स यहाँ से x क्यूब आएगी और y की मैक्सिमम पावर्स आएगी, पावर है y क्यूब, तो LCM हो जाएगा x क्यूब y क्यूब और HCF ये हो जाएगा x y स्क्वायर, तो हमारा सही आंसर x y स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। अब एक द्विघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, तो हमारा सही आंसर 2 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के अनंत हल हैं। अब अनंत हल वाली कंडीशन को जरा समझ लेते हैं। जब भी अनंत हल की बात होती है तो जो रेखा होती है या लाइन होती है, तो 2 लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर से गुजरती है, तो इसका मतलब हर पॉइंट जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर ही होता है, कोइंसाइड करता है। तो ये जब भी पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो हर पॉइंट पे मैक्सिमम सॉल्यूशंस देगा ये, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे अनंत हल मिलेंगे। और जब भी अनंत हल की बात होगी तो a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, मतलब सारी चीजें इक्वल हो जाएगी, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो के मूल वास्तविक और समान है, तो मूल वास्तविक और समान है, इसकी थोड़ी डिटेलिंग कर देता हूं मैं यहाँ पर। आप सभी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद होगा। क्या है श्रीधराचार्य फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब भी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको बोलते हैं विविक्तिकर डी। तो जब भी ये जो डी है जीरो के इक्वल होगा तब मूल जो है वो वास्तविक और समान होंगे। चलो इस कंडीशन से हम के का मान निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो ए की वैल्यू जो है वो के है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू जो है वो 3 दी हुई है। तो इसे यहाँ पर पुट करेंगे। -6 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 3 और ये सारे होंगे 0 के इक्वल में। -6 का जब होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 36 और ये पॉजिटिव ही रहेगा। -4 3 होता है 12 के इज इक्वल टू 0। अब इसका पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 इज इक्वल टू 12 के। यहां से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 36 अपॉन 12 जो इक्वल होगा 12 वन 12 12 3 36 3 के इक्वल होगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी एपी 2 7 12 का 10वां पद कौन सा होगा? अब 10वां पद निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, जहां पे a जो है वो फर्स्ट टर्म पहला पद होगा जो 2 है, n जो है वो हमें पता करना है कौन सा पद निकालना है, तो 10वां पद निकालना है। तो n इज इक्वल टू 10 और d की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी? तो d क्या होता है? जनरली गैप होता है टर्म्स के बीच में। कितने का गैप आ रहा है यहाँ पे? 7 - 2 करोगे तो ये हो जाएगा 5। ऐसे ही 12 - 7 करोगे तो ये भी होगा 5। इसका मतलब जो है वो हमारे डी की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई है। अब इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर लेके आते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 प्लस n-1 मतलब क्या हो जाएगा? 10 - 1 और डी की वैल्यू क्या हो गई? 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, 2 प्लस 9 5 45। तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 47। इसका मतलब जो 10वां पद है 10th टर्म है वो क्या हो जाएगी? 47 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं a 2,3 और b 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लगा के हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, पर पता होना चाहिए x2 क्या है और x1 क्या है। तो ये जो है 4 ये x2 होगा, ये 2 जो होगा वो x1 होगा। ऐसे ही y2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और y1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब इसे यहां पर पुट कर देते हैं। x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 2 ये हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 ये हो जाएगा -2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा तो 4 + 4 हो जाता है √8। अब √8 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। √8 इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इसे तोड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे 2 2 4 और 4 2 8। अब हमें पता है कि अंडर से कोई भी चीज तब बाहर आती है, कोई भी नंबर्स तब बाहर आते हैं जब वो 2 के पेयर्स में हो। तो यहाँ पे 2 का सिर्फ एक ही पेयर हो पा रहा है, बाकी 1 2 सिंगल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2√2 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 है तो कॉस a का मान क्या होगा? साइन a दिया हुआ है, कॉस a की वैल्यू हमें निकालना है। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अब सबने पढ़ा हुआ है लाल बटे काका।
ये जो पहले दोनों हैं एल अपॉन के, ये साइन के लिए होते हैं, सेकेंड जो है ये कॉस के लिए होते हैं, और लास्ट वाला टेन के लिए होता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू दी है, साइन है 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और साइन है हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब की वैल्यू दी है 3 और कर्ण की वैल्यू दी है 4। हमें आधार की वैल्यू चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, वो पता नहीं है इसलिए उसे एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 16 - 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, √7 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई √7। अब cos a की वैल्यू चाहिए, cos a, तो cos a क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण हमें पता है आधार क्या है, आधार अभी हमने निकाला √7, और कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो √7/4, यही हमारा आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं टेंजेंट्स की संख्या कितनी होती है और उनकी लंबाइयों में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं और इसके बाहर एक बिंदु रख देते हैं जिसका नाम रखते हैं P। अब यहां से दो टेंजेंट्स खींचते हैं, तो वृत्त के किसी भी बाहरी बिंदु से अधिकतम दो टेंजेंट्स या दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो रेखाएं वाला कौन सा ऑप्शन है, पहला बी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब इसमें दिया है समान लंबाई की होगी या असमान लंबाई की होगी, तो टेंजेंट्स यदि किसी एक ही बिंदु से खींची जा रही तो वो हमेशा समान लंबाई की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक शंकु या कोण के छिन्नक फ्रस्टम के आयतन का सही सूत्र कौन सा है यदि इसकी ऊंचाई h और त्रिज्याएं r1 और r2 है। तो ऊंचाई h है, त्रिज्याएं r1 और r2 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 होगा मल्टीप्लाई h। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये आंसर कहाँ दिख रहा है हमें, फर्स्ट में ही है, इसलिए फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, एक निश्चित घटना या श्योर इवेंट की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है 0 से 1 के बीच में लाई करती है, हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है प्रोबेबिलिटी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यदि श्योर इवेंट है जिसके होने की संभावना 100% है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। यदि कोई ऐसा इवेंट है जो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, कभी घट ही नहीं सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको मैथ से समझ में आए हैं या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।